हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सीरीज में आज हम अकाउंट्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। आज के लेक्चर में भी हम आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज के जो लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेमिंग करती है जिस तरह का हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बना देंगे। यूपीएससी का अभी अपना स्टैंडर्ड है, हम उसके इक्विवेलेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं। आपको हम फ्रेमिंग बता सकते हैं कि किस तरह से या कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम ये ही कोशिश करते हैं और किसी भी मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस किस फील्ड से या किस किस एरिया से पुटअप किया जा सकता है और क्वेश्चन किस किस तरह पुटअप किया जा सकता है। और यही यूपीएससी करती भी है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के तरीके में बदलाव करती है। क्वेश्चन तो हर एग्जाम बॉडी पूछती है, लेकिन यूपीएससी कुछ अलग तरीके से पूछती है। तो इसलिए जो मॉक टेस्ट है उससे आपको आइडिया, एक तो अपनी तैयारी को भी जज करने का मौका मिलता है, दूसरा आपको सबसे बड़ा उसका फायदा मॉक टेस्ट का ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस किस एरियाज से पुटअप किया जा सकता है और किस किस तरह, यानी कि कितनी तरह से एक क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। कुछ आइडियाज आपके दिमाग में भी होते हैं पर्सनल कि इस क्वेश्चन को इस तरह भी मैंने फ्रेम किया जा सकता है। कुछ आइडियाज मॉक टेस्ट बनाने वाले के दिमाग में होते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। और कुछ आइडियाज यूपीएससी आपको अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में शो कर देती है कि हम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये 3 तरीके के आइडिया जब आप मिल जाएंगे तो फिर आप अपनी भी ब्रॉड थिंकिंग करने की आपको ज़रूरत होती है कि आप भी कुछ आगे यूपीएससी से 2 कदम आगे की सोचने की कोशिश कीजिए कि और कितनी तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यवसाय की ऋण शोधन क्षमता के मूल्यांकन हेतु सामान्यता देखिए की पॉइंट्स पर, क्वेश्चन के की पॉइंट्स पर यूपीएससी बहुत फोकस करती है, तो आपको भी फोकस करना है। तो व्यवसाय की ऋण शोधन क्षमता के मूल्यांकन हेतु सामान्यतः निम्नलिखित में से किन अनुपातों को परिकलित किया जाता है? Which of the following ratios are generally calculated to evaluate the solvency of a business? पहला है ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो। दूसरा है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। तीसरा है ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर आपने हमारे लेक्चर देखे हैं तो बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे इनको क्वेश्चंस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यवसाय की ऋण शोधन क्षमता के मूल्यांकन हेतु सामान्यतः निम्नलिखित अनुपातों को परिकलित किया जाता है। सामान्यतः पहला है ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो। दूसरा है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो। तीसरा है ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। चौथा है आपका ब्याज पर नियोजित पूंजी अनुपात, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। पांचवा है कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो भी कह सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, ऋण समता अनुपात के संबंध में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेब्ट इक्विटी रेशो। स्टेटमेंट 1, ऋण समता अनुपात अल्पकालिक ऋण और समता के बीच संबंध को मापता है। डेब्ट इक्विटी रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। स्टेटमेंट 2, यदि कुल दीर्घकालिक निधियों में ऋण संघटक लघु है तो बाहरी लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। आउटसाइडर फील्स मोर सिक्योर इफ द डेब्ट कंपोनेंट ऑफ द टोटल डेब्ट लॉन्ग टर्म फंड इज स्मॉल। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। ऋण समता अनुपात दीर्घकालिक ऋण और समता के बीच संबंध को मापता है, और हमने स्टेटमेंट में आपको बताया कि अल्पकालिक ऋण और समता के बीच संबंध को मापता है, जबकि यह दीर्घकालिक ऋण और समता के बीच संबंध को मापता है। द डेब्ट इक्विटी रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। और यदि कुल दीर्घकालिक निधियों में ऋण संघटक लघु है तो बाहरी लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से अधिक समता तथा कम ऋण का पूंजी ढांचा अधिक अनुकूल माना जाता है, क्योंकि यह दिवालियापन के अवसर घटा देता है। एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ हाई इक्विटी एंड लो डेब्ट इज कंसिडर्ड मोर फेवरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः व्यवसायों के लिए निम्न में से कितना ऋण समता अनुपात सुरक्षित माना जाता है? जनरली हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग डेब्ट इक्विटी रेशो इज कंसिडर्ड सेफ फॉर बिजनेस? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 2:3। तो इसका सही आंसर है, बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2:1। सामान्यतः प्रायः इसे सुरक्षित माना जाता है।
क्योंकि यदि ऋण क्षमता अनुपात 2:1 है तो इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है सामान्यता, यानी कि जनरली। ये अनुपात विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भिन्न भिन्न हो सकता है, इसलिए हमने बताया कि जनरली इसे सुरक्षित माना जाता है 2:1 के रेशियो को, लेकिन ये अलग अलग उद्योगों में अलग अलग भी हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर नंबर 41 लेक्चर नंबर 40 देख सकते हैं अकाउंट्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऋण क्षमता अनुपात को किस सूत्र द्वारा परिकल्पित किया जाता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला? ऑप्शन है ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू दीर्घकालिक निधि अपॉन अंशकालिक निधि। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड अपॉन पार्ट टाइम फंड। ऑप्शन बी ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू अंश पूंजी प्लस आरक्षित शेष। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व बैलेंस। ऑप्शन सी ऋण क्षमता अनुपात बराबर समता अंश पूंजी प्लस पूंजी। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल। ऑप्शन डी ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू कार्यशील पूंजी माइनस गैर चालू दायित्व। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू दीर्घकालिक निधि अपॉन अंशकालिक निधि। इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है। ऋण क्षमता अनुपात इक्वल टू दीर्घकालिक निधि अपॉन अंशकालिक निधि। यहाँ अंशधारक निधि जो है, अंशधारक निधि इक्वल टू अंश पूंजी प्लस आरक्षित एवं अधिशेष प्लस अंश परिपत्र अधिपत्र के प्रति प्राप्त किया गया धन। अंश पूंजी इक्वल टू क्या है? समता अंश पूंजी प्लस पूर्व अधिकार अंश पूंजी। अंशधारक निधि क्या है? गैर चालू परिसंपत्तियां प्लस कार्यशील पूंजी माइनस गैर चालू दायित्व। और कार्यशील पूंजी इक्वल टू चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व। ये भी आपसे डायरेक्टली भी इनकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कार्यशील पूंजी में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं, अंशधारक पूंजी निधि में कौन कौन सी मदें शामिल होती हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। स्टेटमेंट 1, ये दीर्घकालिक निधियों हेतु बाहरी ऋण को संदर्भित करता है। इट रेफर्स टू एक्सटर्नल डेब्ट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। स्टेटमेंट 2, इसमें नियोजित पूंजी दीर्घकालिक ऋण तथा अंशधारक निधि के बराबर होती है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस इज इक्वल टू द लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड द शेयर होल्डर्स फंड। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात दीर्घकालिक ऋण हेतु कुल बाहरी और आंतरिक निधियों यानी कि नियोजित पूंजी या निवल परिसंपत्तियों के अनुपात को संदर्भित करता है। और हमने स्टेटमेंट में क्या बताया था? दीर्घकालिक निधियों हेतु बाहरी ऋण को संदर्भित करता है, जबकि ये दीर्घकालिक ऋण हेतु बाहरी और आंतरिक दोनों निधियों को संदर्भित करता है। इसे निम्नवत परिकलित करते हैं। नियोजित पूंजी दीर्घकालिक ऋण प्लस अंशधारक निधि के बराबर होती है। वैकल्पिक तौर पर इसे निवल परिसंपत्तियों के रूप में लिया जा सकता है, जो कि कुल परिसंपत्तियों चालू दायित्व के माइनस चालू दायित्व के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, स्वामित्व अनुपात के संबंध में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी रेशियो। स्टेटमेंट 1, स्वामित्व अनुपात आप स्वामी अंशधारक निधि और निवल परिसंपत्तियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। द प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर्स शेयर होल्डर फंड एंड द नेट एसेट्स। स्टेटमेंट 2, स्वामित्व अनुपात इक्वल टू अंशधारक निधि अपॉन नियोजित पूंजी या निवल परिसंपत्तियां। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। स्वामित्व अनुपात क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो स्वामित्व अनुपात स्वामी निधि और निवल परिसंपत्तियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है, यानी कि इसे स्वामित्व अनुपात इक्वल टू अंशधारक निधि अपॉन नियोजित पूंजी या निवल परिसंपत्तियां। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 7, स्वामित्व अनुपात के संबंध में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोप्राइटरी रेशियो। स्टेटमेंट 1, परिसंपत्तियों के वित्तीयन में अंशधारकों की निधि का उच्च समानुपात एक नकारात्मक विशिष्टता है। हाई प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स इन फाइनेंसिंग एसेट्स इज अ नेगेटिव फीचर। स्टेटमेंट 2, इसे निवल परिसंपत्तियां नियोजित पूंजी की अपेक्षा कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में भी परिकलित किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स रादर देन द एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड।
rather than the net assets. स्टेटमेंट 3, ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात और स्वामित्व अनुपात का योग 0 होता है. The sum of the debt to capital employed ratio and the proprietary ratio is 0. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 इज द राइट आंसर. परिसंपत्तियों के वित्तीयन में अंशधारकों की निधि का उच्च समानुपात एक सकारात्मक विशिष्टता है, और हमने स्टेटमेंट में दिया था आपको नकारात्मक, क्योंकि ये लेनदारों को सुरक्षा प्रदान करता है. इसे निवल्स परिसंपत्तियां, जिसे नियोजित पूंजी भी कहते हैं, इसकी अपेक्षा कुल परिसंपत्तियों के संदर्भ में इसे परिकलित किया जा सकता है. ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात और स्वामित्व अनुपात का योग हमेशा 1 होता है. द सम ऑफ द डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड द प्रोप्राइटरी रेशियो इज 1, और हमने क्या दिया था स्टेटमेंट में 0. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात के संबंध में सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. स्टेटमेंट 1, यह अनुपात परिसंपत्तियों के द्वारा दीर्घकालिक ऋण की संरक्षण की व्यापकता को मापता है. द रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट बाई एसेट्स. स्टेटमेंट 2, इसका उच्च अनुपात यह संकेत देता है कि परिसंपत्तियां मुख्यतः स्वामित्व पूंजी से वित्त पोषित हैं. इट्स हाई रेशियो इंडिकेट्स दैट द एसेट्स आर प्राइमरीली फाइनेंस्ड बाई ओन्ड कैपिटल. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों. कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात किसे क्या होता है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो. यह अनुपात परिसंपत्तियों के द्वारा दीर्घकालिक ऋण की संरक्षण की व्यापकता को मापता है. इसे इस तरह परिकल्पित किया जाता है. उच्च अनुपात यह संकेत देता है कि परिसंपत्तियां मुख्यतः स्वामित्व पूंजी से वित्त पोषित हैं. यानी कि इसका अगर अनुपात, इसका रेशो अगर हाई होगा तो इसका मतलब क्या होता है? अगर रेशो हाई होता है तो इसका मतलब यह होता है कि उद्यम को, व्यवसाय को जो पूंजी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है? स्वामित्व द्वारा, यानी कि ऑनर द्वारा दी गई है, वित्त पोषित है. और दीर्घकालिक ऋण पर्याप्त रूप से परिसंपत्तियों से संरक्षित है, और यानी कि लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट पूरी तरह एसेट्स की वजह से सुरक्षित है, एसेट से सुरक्षित है. अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्याज व्याप्ति अनुपात के बारे में सही कथन चुनिए. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरेस्ट कवरेज रेशो. स्टेटमेंट 1, यह ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और प्राप्त ब्याज की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है. It shows the relationship between the profit available for payment of interest and the amount of interest receivable. Statement 2, ये दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है. It is a measure of the security of interest payable on long-term loans. ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2. ये वो अनुपात है, ब्याज व्याप्ति अनुपात कौन सा अनुपात है? ये वो अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की व्यापकता को दर्शाता है. ये दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है. और हमने क्या कहा था पहले स्टेटमेंट में? दीर्घकालिक ऋणों पर प्राप्त ब्याज का मापक नहीं है, देय ब्याज यानी कि जो ब्याज दिया जाएगा उसकी सुरक्षा का मापक है. यह ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है. इट इज द रेशियो दैट शोज द सुइटेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. इट इज ए measure of the security of interest payable on long term loans. It shows the relationship between the profit available for payment of interest and the amount of interest payable. अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अनुपात व्यवसाय की क्रियान्वित गतिविधियों की या अथवा तत्संबंधित गति की को दर्शाता है? Which one of the following ratios represents the pace of the activities carried out or the related activities of the business? ऑप्शन है ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ऑप्शन बी स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशो, ऑप्शन सी क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात, एक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी रेशो, ऑप्शन डी ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो. मेनली ये क्वेश्चन अगर आपकी बहुत से लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आपको बता दें, जो इन्वर्टेड कॉमा में स्टेटमेंट है ये इन चारों में से किसी एक की परिभाषा है. तो आपको मेनली ये बताना है कि ये किस रेशो की परिभाषा है. तभी तो पूछा है निम्न में से कौन सा अनुपात इसको दर्शाता है? व्यवसाय की क्रियान्वित गतिविधियों की अथवा तत्संबंधित गति को दर्शाता है. तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये किस स्टेटमेंट की परिभाषा है या किस रेशो की परिभाषा है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात. आवर्त अनुपात व्यवसाय की क्रियान्वित गतिविधियों की या तत्संबंधित गति को दर्शाता है. क्रियाशीलता अनुपात यह व्यक्त करता है कि एक लेखा अवधि के दौरान विनियोजित परिसंपत्तियों
या परिसंपत्तियों के किसी संगठक को कितनी बार विक्रय में परिवर्तित किया गया है, यानी कि कितने बार बेचा गया है। उच्च आवर्त अनुपात का मतलब परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग है और यह अच्छी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को दर्शाता है। यानी कि अगर उच्च आवर्त अनुपात है यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है हाई टर्नओवर, यानी कि हाई टर्नओवर का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट को बेचा गया है। द टर्नओवर रेशियो शोज द पेस ऑफ द एक्टिविटीज कैरीड आउट or related to the business. The activity ratio expresses the number of times that appropriated assets or a component of assets have been converted into sales during an accounting period. Higher turnover ratio means better utilization of assets and reflects good performance and profitability. तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कल हमारा साइंस एंड टेक का लेक्चर नंबर 5 आएगा और उसके बाद एक लेक्चर रह जाएगा, वो 6 लेक्चर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।